नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया चौपर में बैठकर चली जाती है, लेकिन उसने बैठने के अंदाज को देखकर जिंदल भाइयों के गले में जान अटक गई। वह तीनों के तीनों डर गए, लेकिन ज्ञान एक साइड आवाज में बोला, सिस्टर कितनी कुल है। जिसे सुनकर हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल बोल पड़े, कुल नहीं बेवकूफ है। ऐसा स्टंट करने की क्या जरूरत थी। तभी हर्षद आगे बोला, जरूर कुछ हुआ है। वह तुरंत कार को वापस मोड़ता है और जाते हुए रास्ते में वह हर्षवर्धन के सेक्रेटरी को फोन लगता है, क्योंकि उन्हें पता था कि हर्षवर्धन के बारे में सबसे जल्दी न्यूज सेक्रेटरी रजत को ही पता होगी। लेकिन सेक्रेटरी रजत उनका फोन नहीं उठा रहा था, जिस वजह से आकाश परेशान आवाज में बोला, भाई जरूर कुछ हुआ है। इसलिए रजत फोन नहीं उठा रहा है और हर्षवर्धन भाई का भी कुछ पता नहीं चल रहा। जिसे सुनकर ज्ञान कंफ्यूज आवाज में पूछता है, लेकिन अनाया दी को हर्षवर्धन भाई से क्या काम है और वह उनके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रही है। जिसे सुनकर हर्षद और आकाश को भी याद आता है कि ज्ञान उसके साथ है। वह दोनों ज्ञान की ओर देखते हैं और गंभीर आवाज में बोले, ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं, लेकिन तुम इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते। वही अपने दोनों भाई को इतना सस्पेंस रखता देख ज्ञान के चेहरे पर जिज्ञासु बिल्ली ने कब्जा कर लिया। वह तुरंत किसी गॉसिप करने वाली आंटी की तरह पूछता है, बताओ भाई क्या हुआ है। तो आकाश गहरी सांस लेकर बोला, हर्षवर्धन भाई और अनाया ने शादी कर ली। ये सुनकर कि वह दोनों हस्बैंड वाइफ है, जिसे सुनकर ज्ञान के मुंह से चीख निकल गई और वह जोर की चीख के साथ बोला, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी सिस्टर की शादी हो गई और मुझे ही पता नहीं, वह भी हर्षवर्धन भाई से। फिर कुछ सोचते हुए एक साइड आवाज में बोला, इसका मतलब सिस्टर की शादी उस भोंदू जैसे लड़के से नहीं होगी। जिसे सुनकर वह दोनों भाई ना में सिर हिलाते हैं, लेकिन ज्ञान तो जिज्ञासु बिल्ली की तरह सवालों पर सवाल पूछने लगा। उन्होंने कब शादी की, कितना वक्त हो गया, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या ये कोई छुपाने की बात है। उसके यही कई सारे सवाल थे, लेकिन वह दोनों ही एक साथ बोले, बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ, हम परेशान हैं, पता नहीं प्रिंसेस ठीक भी होगी या नहीं। ये सुनकर ज्ञान भी मामले की गंभीरता को समझ गया और चुप होकर बैठ गया। हर्षद जिंदल तुरंत किसी को फोन करके इंस्ट्रक्शन दिए कि वह हर्षवर्धन रावत के बारे में पता करें, क्या कुछ हुआ है। तब तक वो लोग मिलिट्री कैंपस पहुंच चुके थे, सुनसान आइलैंड पर। दूसरी ओर एक सुनसान आइलैंड पर काफी ज्यादा लोग थे। वहां का माहौल ऐसा था जैसे कोई भूसे के ढेर में से सुई की खोज कर रहा हो, क्योंकि कई सारे लोग किसी को खोज रहे थे। उन सबके हाथों में हथियार थे और वह सुनसान आइलैंड जहां पर कई सारे जंगली जानवरों के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ पौधे और जहरीले जीव थे, वहां पर हर तरफ खतरा ही खतरा था। यह आइलैंड भले ही छोटा था, लेकिन कह सकते हैं कि एक छोटे देश जितना बड़ा था। वहां पर कई सारी खाई थी जो काफी खतरनाक थी, यहाँ तक कि उसे आइलैंड पर एक ज्वालामुखी भी था। वह पूरा आइलैंड बड़े और छोटे पेड़ों से घिरा हुआ था, जिस वजह से वहां ढंग से धरती पर सूर्य की किरणें भी पहुंच नहीं रही थी। लेकिन वहां फिर भी काफी जोरों से किसी की खोज हो रही थी। थोड़ी ही देर में वहां पर एक चौपा आकर रुका, उसमें से अनाया बाहर निकली। उसके साथ साथ उसकी सेक्रेटरी बेला भी थी। अनाया हड़बड़ा कर बाहर आते हुए किसी पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। वही किसी अनजान को ऐसे आता देखकर वह खड़े गार्ड सतर्क हो गए, लेकिन फिर भी वह आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उन सब को लीड रजत कर रहा था। रजत जिसने अपनी मैडम को देख लिया, वह खुद भी परेशान और डरा हुआ था। वह तुरंत उनके पास आते हुए सिर झुकाकर पोलाइट आवाज में बोला, मैडम आप यहाँ पर। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया गंभीर आवाज में बोली, क्या हुआ था, साफ साफ बताओ। तो रजत परेशान आवाज में बोला, मैडम वो बॉस किसी जरूरी मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर मीटिंग पोस्टपोन हो गई और उन्होंने अपना रूट बदल लिया। इस वजह से वह सुनसान आइलैंड पर से गुजरने वाले थे। पता नहीं प्लेन में कोई खराबी आई या फिर किसी ने कोई हमला किया, लेकिन आखिरी बार प्लेन की लोकेशन इसी आइलैंड पर देखी गई थी। इसलिए हम उसकी जांच कर रहे हैं कि प्लेन के साथ क्या हुआ और बॉस की कंडीशन कैसी है। हम उनके साथ गए हुए किसी भी गार्ड्स या फिर किसी भी और स्टाफ को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि हमें उनका सिग्नल भी नहीं मिला। उनका आखिरी सिग्नल इस आइलैंड के नज़दीक था, इसलिए हम यहीं पर जाकर खोज शुरू कर रहे हैं।
ये सुनकर अनाया कड़कवास में पूछती है, अगर वो किसी इमरजेंसी मीटिंग के लिए गया था तो तुम उनके साथ क्यों नहीं थे? तो रजत परेशान आवाज में बोला, मैं भी उसके साथ ही जाने वाला था, लेकिन कंपनी की हालत ठीक नहीं थे। वहां पर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और कुछ लोग विद्रोह पर उतर आए थे और बस नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद पीछे कंपनी में कोई और ज्यादा प्रॉब्लम हो। इसीलिए उन्होंने मुझे खास इंस्ट्रक्शन दिए कि मैं कंपनी में ही रहूं और वहां की सिचुएशन हैंडल करूं। ये सुनकर अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह समझ गई कि यह मामला इतना सिंपल भी नहीं है। अनाया उस सुनसान आइलैंड को देखते हुए पूछता है, हर्षवर्धन के बारे में ये हादसा हुआ, इस बारे में क्या किसी को पता है? तो रजत गंभीर आवाज में बोला, नहीं मैडम, अब तक इस बारे में किसी को नहीं पता। तभी पीछे खड़ी हुई सेक्रेटरी बेला आगे आई और सर झुकाकर बोली, मास्टर एक प्रॉब्लम हो गई है। इतना बोलकर वह अपना टैबलेट आगे बढ़ाते हुए बोली, बॉस की न्यूज़ आ रही है। वही अनाया भी उसको देखती है। न्यूज़ की हेडलाइन थी, एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून और दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमियों में से एक की प्लेन दुर्घटना में मौत। हमारे सूत्र अभी भी ये पता कर रहे हैं कि हर्षवर्धन रावत के साथ क्या हुआ है। ऐसे अचानक हर्षवर्धन रावत की मौत की वजह से देश में काफी हड़कंप मच गया है। ऐसी कई सारी हेडलाइन न्यूज में थी, जिसे सुनकर अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह रजत को घूरते हुए बोली, तुमने तो कहा यह न्यूज़ बाहर नहीं गई थी, तो तुमने उसे दबा दिया था। रजत भी इस न्यूज़ को देखकर डर गया। उसे नहीं पता था कि किसी को इस बारे में पता है और कोई उनके खिलाफ जाएगा। रजत इस बारे में सोच था कि किसी को इस बारे में पता कैसे चला। रजत परेशान होकर बोला, अगर यह न्यूज़ फैल गई, उद्धरण चिन्ह, तो मामला काफी बिगड़ सकता है। अनाया समझ गई कि वह क्या कह रहा है। अनाया उस सुनसान आयरलैंड को देखते हुए बोली, इसका सीधा सा मतलब है, हर्षवर्धन ने जो रूट चेंज किया था वह किसी की साजिश थी और किसी की साजिश के तहत ही प्लेन क्रैश हुआ है। और जिसने भी यह न्यूज़ बाहर लीक की है वह जानता है कि हर्षवर्धन का प्लेन क्रैश हो चुका है और वह लापता है। ये सुनकर वहां खड़े हर किसी की आंखें लाल हो गई। सबसे ज्यादा तो बनाया ही अंदर से टूट रही थी, लेकिन दिल से वह जानती थी कि उसके हर्षवर्धन को कुछ नहीं हो सकता। अनाया अब गुस्से से बौखला चुकी थी। वह सेक्रेटरी बेला से बोली, प्राइवेट फोर्स को इन्फॉर्म करो और इस आयरलैंड के आसपास के 1000 मीटर के एरिया को घेर लो। मुझे यहाँ पर किसी परिंदे की भी दखलंदाजी नहीं चाहिए। आसमां हो या धरती हो, हर जगह मुझे अपना नियंत्रण चाहिए। फिर वह सामने खड़े हुए रजत की ओर देखकर कड़क आवाज में बोली, अपनी पूरी फोर्स को लेकर वापस लौट जाओ सी, और हर्षवर्धन की खोज के बारे में भूल जाओ। उसे मैं खोज लूंगी। वापस जाओ और इंडस्ट्री की हालत पर नजर रखो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी पर ध्यान देने की जरूरत है। बस पता करो कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ है और यह भी पता करो कि कंपनी में कितने गद्दार हैं और कौन कौन दुश्मनों के साथ मिल चुका है। तुमने हर चीज पर बारीकी से नजर रखनी है और किसी को ज्यादा यही मत करना। जब हर्षवर्धन वापस आएगा तो दुश्मनों को एक साथ सफाया करेगा। तुम्हें बस हर चीज पर नजर रखनी है और ध्यान रहे किसी भी चीज पर कंट्रोल तुम्हारा ही होना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। क्या रजत बचा पाएगा रावत इंडस्ट्री को? और क्या हर्षवर्धन सच में मरा हुआ था? और क्या अनाया खोज पाएगी अपने पति को? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।